नमस्कार, मैं निशा आप सभी का आज के वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे आज के वेबिनार का विषय गोधूली है, जो कि राष्ट्रीय सेवा समिति शिवाजी कॉलेज द्वारा आयोजित है। शिवाजी कॉलेज को नाक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त है तथा अकादमिक, खेलकूद और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बुलंदियों पर विद्यमान है। हमारे आज के वक्ता श्री रवि कालरा जी हैं, जो कि द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जिसका उद्देश्य अनाथ बच्चों को शिक्षा देना, रहने की सुविधा उपलब्ध कराना और वृद्ध लोगों की सहायता करना है। यह गुरुग्राम में स्थापित है। रवि कालरा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी हैं। वे अभी तक 42 देशों की यात्रा कर चुके हैं। इन्होंने 1 लाख से भी अधिक वाहनों के पीछे लिखे हॉर्न प्लीज के संकेतों को मिटाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ डू नॉट हॉन्क अभियान चलाया, जो वाहन चालकों को ध्वनि प्रदूषण के घातक परिणामों के विषय में जागरूक करता है। इस अभियान के कारण रवि कालरा जी को हॉन्किंग मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वर्ष 2012 में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए कार्यों में इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल अवार्ड से अलंकित किया गया था। ये अभी तक 4,750 लवारिस लाशों को देह संस्कार कर चुके हैं। रवि कालरा जी नर सेवा को ही नारायण सेवा मानते हैं। अब मैं हमारी संयोजिका डॉक्टर रुचिरा ढींगरा से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने 2 शब्द प्रस्तुत करें। नमस्कार मित्रों, शिवाजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा समिति वेबिनार में उपस्थित सभी प्रतिभागियों, शिक्षकों, रवि कालरा जी, प्राचार्य महोदय, सबका हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत करती है। मित्रों, वृद्धावस्था जीवन की स्वाभाविक और प्राकृतिक अवस्था है। ऐसी परिपक्व दशा जब कपकपाते हुए हाथों से केवल और केवल आशीर्वाद ही बरसता है। इसे हम जीवन का स्वर्णिम काल भी कह सकते हैं। जीवन की जिम्मेदारियों को सामर्थ्य के अनुसार निभाने के उपरांत एक समय हर मनुष्य के जीवन में ऐसा भी आता है जब वह अपनों के साथ आराम से अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। वह अपने समस्त अनुभवों को संग्रहित कर अपनी पीढ़ी का मार्गदर्शन करना चाहता है। जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों रूपी लाइब्रेरी की सैर कराना चाहता है। सेवानिवृत्त होने पर उसकी मानसिकता में हमें तेजी से परिवर्तन दिखाई देता है। वह वृद्धावस्था को कई बार मौत का पैगाम समझने लगता है, अपने को बेकार मानने लगता है। किसी भी चीज की ललक उसके अंदर हमें दिखाई नहीं देती। ऐसे में परिवार के सदस्यों का ये दायित्व हो जाता है कि वे उनके महत्व को समझें, उन्हें उचित मान सम्मान दें, उनके अनुभवों से प्रेरणा लें, बड़ों की सांत्वना और उम्मीद भरे स्वर बड़े से बड़े कष्टों को भी हंसते हुए सह जाने की हमें शक्ति प्रदान करते हैं। दौड़ती भागती जीवन की इस रफ्तार में प्रत्येक संतान को अपने बूढ़े माता पिता को उनकी इस गोधूली बेला में केवल भोजन और दवाई देकर ही चुप नहीं हो जाना चाहिए। मत भूलिए, कुछ समय उन्हें सहलाते हुए बिताना उनके लिए किसी औषधि से कम नहीं है। पर आज का युवा वृद्धों के अनुभवों को आदेश या अनुदेश समझने लगता है। इस संबंध में शायर निदा फालसी की एक पंक्तियां मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूंगी। वक्त ए पीरी दोस्तों की बेरुखी का क्या गिला, बच के चलते हैं सभी ढहती हुई दीवार से। आंगन में जो पेड़ होता है वह जब तक हरा भरा रहता है हमें फल देता है, फूल देता है, धूप से हमारी रक्षा करता है, और जब वो सूख जाता है तब वो लकड़ी देता है और उस लकड़ी से हम अपने लिए पालना बनाते हैं, चलने के लिए छड़ी बनाते हैं, लिखने के लिए तख्ती बनाते हैं, कलम बनाते हैं
और मत भूलिए, जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी अर्थी भी उसी लकड़ी पर सजती है। हमारे बुजुर्ग भी आंगन की उसी बरगद के पेड़ के समान हैं, जो जीवनोपरांत हमारे लिए अपने को होम करते रहते हैं। वे कुछ ना भी कर पाएं, फिर भी उनकी आंखों से बरसता हुआ प्रेम और आशीर्वाद के लिए उठे हुए हाथ हमें तरक्की की किस ऊंचाई तक ले जाएंगे, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झुर्रियों वाला शरीर, कप कपाते हाथ केवल और केवल आपको आशीर्वाद ही देने के लिए उठते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में रंगकर हमने आज अपने वृद्धों का अनादर करना शुरू कर दिया है। प्रत्येक संतान को ये याद रखना चाहिए कि जिंदगी एक कहानी समझ लीजिए, इसे दर्द की रानी समझ लीजिए, इसे उम्र की छेड़खानी समझ लीजिए। शरीर पर खिंचे यह अंशांश दशांश सबकी जिंदगी में एक बार जरूर आएंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि एक व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, वृद्धाश्रम में रहने वाले माता पिता की मृत्यु हो जाने पर परिवार वालों को कितने दिन का सूतक लगता है? महात्मा ने कुछ देर उस व्यक्ति को देखा और फिर बहुत धीरे से शब्दों में कहा, बेटा, उसे तो जीवन भर का सूतक लग जाएगा। ना वे कभी मंदिर जाने लायक होगा, ना कोई शुभ कर्म करने लायक होगा। वो खुद ही आत्मग्लानि से भरकर एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। मित्रों, अगर हर संतान अपने आप से ये संकल्प कर ले कि हम अपने अभिभावकों को, अपने घर के बुजुर्गों को उचित मान सम्मान देंगे, तो यकीन मानिए कि आज वृद्ध आश्रमों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही हमें और आपको बैठकर रवि कालरा जी के साथ इस प्रकार का वेबिनार ही करना पड़ेगा। उनकी थोड़ी बहुत खुशी उन्हें जीवन संध्या में अमृत जैसा असर दिलाएगी। मैं रवि कालरा जी से बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ और इसलिए मैं ये बात कह सकती हूँ कि बहुत दुख होता है उन बच्चों को देखकर जो गोधूली के समय अपने माता पिता को अपने घर से निकाल देते हैं। आज निश्चित रूप से हमें जरूरत है रवि कालरा जी जैसे लोगों की, जो निस्वार्थ भावना से अपने घर परिवार से अलग होकर, यहाँ अलग होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने घर परिवार से अलग हो गए हैं, मतलब उन्होंने भी अपने जीवन में विद्रोह सहा है। उनके घर परिवार वालों ने भी, जब वो शवों को लेकर अपनी गाड़ी में भरकर जाते थे, तो उनके परिवार वालों ने भी इसका विरोध किया था। और आज भी जब आप वहां जाकर देखिए तो शायद उनकी सुबह और उनकी रात उन्हीं 450 लोगों के साथ शुरू होती है और उसका अंत होता है। क्या आप सोचिए, हमें आज रवि कालरा जैसे लड़कों की अपने साथ जरूरत नहीं है? शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप पर, अपनी संतानों पर, जो अपने अभिभावकों को घर की दहलीज से हाथ पकड़कर बाहर कर देते हैं। और हमें गर्व होना चाहिए रवि कालरा जैसे लड़कों के ऊपर, जो उन्हें सहारा देकर अपने घर में आश्रय देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रवि कालरा जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपनी जीवन के अनुभवों को हमारे साथ साझा करें, जिससे शायद हमारे अंदर भी थोड़ा सा स्वाभिमान, थोड़ा सा अपनत्व, थोड़ी सी संवेदना जागृत हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैं सभी पार्टिसिपेंट से आग्रह करती हूँ कि वेबिनार के दौरान वे अपना ऑडियो और वीडियो बंद रखें। अब मैं श्री रवि कालरा जी से आग्रह करूंगी कि वे विषय आरंभ करें। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतनी मीनिंगफुल प्रोग्राम के लिए वेबिनार पर आमंत्रित किया। मैं इसके लिए बड़े गर्व की अनुभूति महसूस कर रहा हूँ। और डॉक्टर रुचिरा ढींगरा जी, आपने इतनी आत्मा के साथ, इतने सरल भावनाओं से इतने बड़े सब्जेक्ट को लबादित किया और इतनी अच्छी बातें बताई, दिल को छू देने वाली, और इतनी गहराई में बताया, इसके लिए भी आपको नमन करता हूँ। और आप हमारी संस्था से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हैं। आप बहुत चिंता करती हैं हमारे सब्जेक्ट की, और जो यहाँ दुर्दशा है, जो भी बेसहारा लोग रेस्क्यू होके आते हैं, उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान है। और आपने बड़ा अच्छा कहा
ऐसा सब्जेक्ट तो हमारी कंट्री के लिए दुर्भाग्य की बात है। और मैं भी इसका डिबेट का विषय बन रहा हूँ, तो मुझे भी एक्चुअली अंदर से बड़ा अटपटा लगता है कि ऐसा सब्जेक्ट है ही क्यों है। ये सब्जेक्ट तो हमारी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। कायदे से तो सब्जेक्ट की इतनी गहराई है, इसकी इसकी पॉजिटिविटी होनी चाहिए थी कि सीनियर सिटीजन्स का हमारे देश में कितना मान सम्मान होता है। उनको पंचायतों के अंदर जैसे हमारे पास्ट में था दर्जा दिया जाता था, उनके आगे कोई फौजियों की तरह यस सर के अलावा या जी पिताजी या जी बाबूजी के अलावा कोई वर्ड ही नहीं होता था। जो उन्होंने बोल दिया बुजुर्गों ने, बस वो बोल दिया, वो एक लकीर हो जाया करती थी। आज ये सब बातें घुल मिल गई हैं, लुप्त हो चुकी हैं, और सोचते हैं अच्छा ऐसा भी कभी होता होगा। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारी। लेकिन हाँ, ठीक है, अब ये सब्जेक्ट है तो है। अब हम भी इसी क्रम में अपना जीवन समर्पण में लगे हुए हैं कि हमें वापसी लेके आना है इस गहराई को, और बुजुर्गों को इज्जत मान दिलवाना है। और उनके साथ जो घिनौने अपराध होते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे बुजुर्गों की पिटाई करते हैं, उनको खाना नहीं देते, दवा नहीं देते, अस्पतालों में ले जाके इलाज नहीं कराते, और बहुत बार तो मरने के लिए सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो ऐसे घिनौने अपराध नहीं होने चाहिए, ऐसी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। हमारे देश की बड़ी इंसल्ट होती है। तो ये बच्चों में स्पेशली वैल्यूज़ वापस भी लानी है, उनको पेंच भी करना है, उनको समझाना भी है। तो ठीक है, अब जो है, और मैं भी चलो खुशी मानता हूँ ईश्वर की दया से कि ऐसा मौका तो मिल रहा है कि मैं इस सब्जेक्ट की दुर्गति के बारे में ही बता पा रहा हूँ। तो मैं आदरणीय रुचिरा ढींगरा जी, आपको धन्यवाद करता हूँ, और समस्त कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स, सभी अध्यापक, प्रधानाचार्य और दूसरे फैकल्टी मेंबर्स, प्रोफेसर्स, और भी इस वेबिनार में जो लोग सम्मिलित हैं, आज अपना कीमती समय निकालकर और सुन पा रहे हैं इस गोष्ठी को, उन सबको नमस्कार करता हूँ। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर है, सब सुन पा रहे हैं हाँ जी। जी? हाँ जी, आप कहिए। नाइस, ठीक है। तो मैं थोड़ा पहले तो एक बार मौका मिला था आपकी कॉलेज आने का। आई एम श्योर कुछ बच्चे अभी भी इसमें सम्मिलित हैं वेबिनार में, जी। बट अगर वो हैं और जो नहीं भी थे तो उनको जरूर बताऊंगा कि सच में ये सब्जेक्ट बड़ा एक महाप्रलय का रूप ले चुका है हमारे देश के अंदर। मैं कई बार विदेश जाता हूँ, अब तो लॉकडाउन में नहीं गया, सभी सीज हो गए अपनी अपनी कंट्रीज के अंदर। अभी भी ओवरसीज फ्लाइट्स, रेस्क्यू फ्लाइट्स के अलावा रिवाइव हुई नहीं है। लेकिन पहले की बात बताऊं तो कई देशों में इतनी इंसल्ट महसूस करता था, जिसमें वो स्पेशली एनआरआई कम्युनिटी वाले लोग बोलते थे, अरे आप इंडिया से आए हो, बड़े दुख की बात है, वहाँ बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को घर से निकालते हैं। तो हमें अच्छा नहीं लगता, और मेरा सर भी शर्म से नीचे हो जाता था। वैसे तो हमारे देश में श्रवण कुमार बच्चों की कमी नहीं है, आप सब बच्चे भी बहुत अच्छे हो जो शिवाजी कॉलेज से जुड़े हुए हैं। इतनी गहराई है कॉलेज की, आप मान सम्मान देते हैं, और आपने इस सब्जेक्ट को भी जीवित रखने के लिए मुझे भी आमंत्रित किया, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो बच्चे श्रवण कुमार का रूप हैं, लेकिन इतनी हदें पार हो चुकी हैं, कुछ बच्चे तो लिमिट्स, क्या लिमिट से भी आगे राक्षस योनि भी पार कर चुके हैं, और वो हमारे आसपास ही हैं, हमारे समाज में हैं। ये भी विडंबना है कि हम उन बातों को ओवर इग्नोर कर देते हैं, सुनना भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसी बड़ी कड़वी बातें हैं जो आज का वेबिनार का विषय है। तो कड़वी बातों से आपको बताऊं डॉक्टर रुचिरा जी, जी। अभी कुछ दिन पहले एक एडमिशन हमारी संस्था में आया। वो लड़के ने, उसके पास मर्सिडीज गाड़ी है, बहुत सभ्य और अमीर परिवार से है वो, और उसने गाड़ी के अंदर अपने पिता की खूब पिटाई की, हाथ मुंह भी तोड़ दिया, और हमारी संस्था में ले आया। बोला जी कोई बूढ़ा आदमी है, किसी ने मारा है और मैं सड़क से लाया हूँ। तो हमने उसको धन्यवाद भी बोला, और एडमिशन भी तुरंत दे दिया, क्योंकि हमारे यहाँ तो एडमिशन खुला ही रहता है 24 घंटे। और नेक्स्ट डे पता लगा कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो इकलौता पिता था, मतलब वो जो बच्चा था वो इकलौता बेटा था, और अपने बाप को झूठे नाम से भर्ती करा के भाग गया। ऐसे बड़ा दुख लगता है, बच्चे आधी आधी रात को संस्था के बाहर गेट पर बांध के भाग जाते हैं माँ बाप को, और कीड़े पड़े होते हैं उनको, इलाज नहीं होता है, कमरों में 10-10 साल के लिए माँ बाप को बंद कर देते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बेचकर और यूएस भाग जाते हैं, ग्रीन कार्ड बनवा लेते हैं, और इज्जत नहीं देते हैं, खाना फेंक के मारते हैं, कमरे के अंदर पिता को कम बंद करके, और जो खाना है वो
दरवाजे के नीचे से फेंकते हैं थोड़ा सा खोल के। तो इतना दुख लगता है जब। और उसके दूसरी साइड अगर आप बात सुनेंगे तो आपको दिल दहल जाएगा। एक हमारे यहाँ बुजुर्ग आदमी है, गुप्ता जी। गुप्ता जी के दो बेटे हैं। गुप्ता जी लंदन से पढ़े हुए हैं, चीफ इंजीनियर हैं। ग्रेटर नोएडा में उनकी कोठी है कई करोड़ रुपए की। दोनों बेटों ने मार पीट के बाप को घर से निकाल दिया। और गुप्ता जी 3 साल से हमारी संस्था में रह रहे हैं। आप उनसे दुख दर्द पूछेंगे तो पूरा बताएंगे, मेरे बेटों ने मेरे साथ ये किया, मुझे मारा पीटा, मेरे को इज्जत नहीं दी, मेरे को घर से निकाल दिया, मेरी प्रॉपर्टी छीन ली, धोखे से नाम करा ली। तुरंत अगर आप उसी क्रम में उनसे ये बात कहेंगे कि गुप्ता जी आपके बेटों ने आपके पास इतना घिनौना अपराध किया और हमारे पास ताकत है, पुलिस में कनेक्शन है, क्या आपके बेटों को अरेस्ट करवा दें और आपको लीगल राइट्स वापस दिलाएं? तुरंत गुप्ता जी के हाथ जुड़ जाते हैं, नहीं मेरे बच्चों को छोड़ दो, वो बेचारों का जो कर दिया, मैं सजा भुगत लूंगा, लेकिन मेरे बच्चे अच्छे से जिए, उनका परिवार फले फूले। तो आंसू निकल आते हैं कि कहाँ एक तरफ एक्सट्रीम एंड है ऐसे गुप्ता जी जैसे बुजुर्ग लोग जो संस्कारों से भरे पड़े हैं, और कहाँ एक्सट्रीम जिहादी बन चुके हैं बच्चे जो संस्कार ही चले गए हैं और शैतान का रूप हो चुके हैं। तो बड़ा दुख लगता है। इसीलिए हम सेवा रोक ही नहीं पा रहे हैं। पहले बहुत सारे बच्चे जो अभी आपके साथ सुन पा रहे हैं, आदरणीय स्टूडेंट्स जो साथ में बैठे हुए हैं, मैं आपको बहुत इज्जत मान की नज़र से देखता हूँ। आपको इतना अच्छा मौका मिला है, इतने बढ़िया कॉलेज से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ अपनी शिक्षा पूरी करने में लगे हुए हैं। तो आप सब बच्चों को बताना चाहता हूँ कि हमारी जो संस्था है स्पेशली उसमें 200 लोगों की रहने की व्यवस्था थी, लेकिन 500 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। स्टिंकिंग स्मेल है, अनहाइजीन है, लोगों को कीड़े पड़े हुए आते हैं, मल मूत्र में कंट्रोल नहीं है, बाथरूम भरे पड़े रहते हैं, इतना अनहाइजीन है वहाँ। क्या करें, मजबूर हैं, एडमिशन रोक नहीं पा रहे हैं। उसकी एक वजह है सबसे बड़ी, जो आपकी गोदली से जुड़ी हुई बात से मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ, कि जब बच्चे आते हैं ना तो हम कहते हैं यार, जैसे कई बच्चों के पेरेंट्स ढूंढ लिए, उनको यूएस में फोन लगाते हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं, आप अपने बूढ़े पिता को यहाँ छोड़ के झूठे नाम से भर्ती करा के हम आप पे मुकदमा करेंगे, आप जल्दी से नहीं तो तुरंत अपने पिताजी को यहाँ से मंगवाइए और अच्छे घर में रखिए, उनका इलाज कराइए। तो पता है बच्चे वहाँ से यूएस से क्या जवाब देते हैं? वो बोलते हैं देखो सर ऐसा है, हमने जो करना था कर दिया, हमारे पास ना इतना टाइम है, ना हमें इनके ऊपर खर्चा करना है। अगर आप हमारे पिता को रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो इनको किसी तीर्थ यात्रा वाली ट्रेन में चढ़ा दो। बच्चे ऐसे बोलते हैं, हमारा दिल दहल जाता है। फिर हम कहते हैं हे भगवान, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी संभाल लेंगे इन बेचारों को। बच्चे किसी बाहर सड़कों में फेंक देंगे, उससे अच्छा है कि यहीं पड़े रहें, कम से कम 3 टाइम भोजन तो मिल जाएगा। तो ये सब्जेक्ट इतना ज्यादा गहराई में, इससे भी बड़ी बात बताऊं, हमारी शिक्षा प्रणाली से जुड़ी बात। शिक्षा बहुत जरूरी है, पढ़ना चाहिए, बोनस के बराबर है वो। आपको एक दिशा मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में। उसी क्रम में बताऊंगा कि आने वाले ठीक 20 साल के अंदर हमारी कंट्री की 50% पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमारे सीनियर सिटीजन मतलब सोशल सब्जेक्ट माइनस में है, शर्मनाक है, जीरो है। अगर तुरंत वॉर लेवल पर सीनियर सिटीजन एक्ट लागू, मतलब कि उसका इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया, तो आप समझिए आने वाले टाइम में कितनी भयानक स्थिति आने वाली है। उन भयानक स्थिति के क्रम के अंदर ऐसी संस्थाओं की सख्त जरूरत है कि बच्चे वहाँ जाएं, जो लोग बेसहारा लोग रहते हैं उनकी काउंसलिंग करें, उनके दुख दर्द दूर करें, उनसे बातें करें, उनको जीने का सहारा दें। और सबसे बड़ी बात जो मैं स्टूडेंट से अपील करना चाहता हूँ, कि भगवान ना करे आपको कोई बेसहारा रोड पे मिल जाए, आप देखते हैं बड़े बड़े बाल हैं, बड़े नाखून हैं, स्टिंकिंग स्मेल आ रही है, सब सोचते हैं अरे ये तो भिखारी होएगा। बात करो तो पता लगता है कोई एमकॉम है, कोई एमबीए है, इवन आईएफएस ऑफिसर्स तक सड़कों से रेस्क्यू किए हुए हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए लोगों को भी हमने कूड़े में से रेस्क्यू किया हुआ है। तो कम से कम ऐसे बेसहारा लोगों को हम ओवर इग्नोर ना करें। आप सब पढ़े लिखे हैं, तुरंत पुलिस को फोन लगाइए कि सर जल्दी आइए, एक आदमी सड़क पे बूढ़ा पड़ा हुआ है, कूड़े में कीड़े पड़े हुए हैं, कपड़े नहीं पहन रखे हैं, पागल घूम रहा है या बेसहारा है, आप आइए। पुलिस वाले तुरंत आपको बोलेंगे अरे हमारा काम थोड़ी ना है। आप बोलो सर कैसे नहीं, आपकी जिम्मेवारी है। और आपको गर्व होगा कि वो जरूर हेल्प करते हैं, प्रोवाइडेड कि आप थोड़ी सी हेल्प का हाथ आगे बढ़ाएं। हमारे देश के अंदर सारे शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए विभाग हैं, जैसे बाल कल्याण विभाग,
महिला विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, जल विभाग, कृषि विभाग, हेल्थ विभाग, पुलिस विभाग, सारे विभाग बहुत एक्टिव हैं। और सारे विभागों को हम संज्ञा दे सकते हैं शस्त्र की। बट अगर शस्त्र की बात करें तो शस्त्र अपने आप तो चलता नहीं है, शस्त्र को चलाना पड़ता है। आप खुद सोचो, कभी कोई बंदूक होती है, वेपन होता है, अपने आप चलता है क्या? नहीं ना, चलाना पड़ता है। तो ऐसे ही आप पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश का यूज करो, वहां पे इंग्लिश मारो जितनी मर्जी। पुलिस को फोन लगाओ 100 नंबर पर, सर अभी आइए जरा, एक आदमी सड़क पे पड़ा हुआ है, इनकी मदद करो। वो बोलेंगे अरे हमारा काम थोड़ी ना है। बोलो सर आपकी वेबसाइट चेक कर लिया, आपको करना पड़ेगा, आपकी ड्यूटी है। वो करेंगे जिम्मेवारी। तभी इतने टैक्सेस हमारे जाते हैं, तो वो सभी सुविधाएं तो आपको लेने का हक है ना। पता है हमारे देश में यही हो रहा है। माफी चाहूंगा, मैं नेगेटिव बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, और बच्चों में तो जोश चढ़ाना बहुत जरूरी है, बट एक थोड़ा सा झिझकोड़ना चाहता हूँ हम सभी को, जिसमें मैं भी उसमें शामिल हूँ। शायद मुझे भी और ड्राइव मिल जाए। एक्चुअली हम इतना ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो हमारा एक मौखिक मौलिक अधिकार भी तो है हमारे। तो एक जैसे कहीं चोरी हो रही है, अब चोर को हमने चोरी करते हुए देख लिया, लेकिन उसको पकड़वाया नहीं, तो हम भी चोर के साथ ही हैं कानून की नजर में। कहीं मर्डर हो रहा है, आपने उसको मर्डर होते हुए देख लिया, लेकिन आपने मर्डर रोका नहीं, तो हम भी मर्डरर हैं, हम भी उसके भागीदार हैं। कोर्ट की नजर में हमें भी सजा होगी। इसी क्रम में ही अभी हमने देश की दुर्गति देख ली, जो ओवर इग्नोर होगी। वो क्यों हो गई? हम इतने कोल्ड हो चुके हैं, हम इतने मतलबी हो चुके हैं, इतने सेल्फिश हो चुके हैं। मैं भी शायद उनमें से एक हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं एक एक निडरता से कह पा रहा हूँ और जोश रख रहा हूँ। आपको बात कड़वी सुननी पड़ेगी। अभी जब लॉकडाउन हुआ, हम सब लोग घरों में डरे हुए बैठे हुए थे, जो अब भी बैठे हुए हैं। लाखों लोग सड़कों पे पैदल चले। क्या किसी ने, क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती थी कि वो लोग पैदल नहीं चलने चाहिए थे? किस लिए थी ये पढ़ाई लिखाई? सेकंड्स में हमें डिसीजन लेना चाहिए था कि कोई इंसान भगवान का भेजा हुआ, हम सबको परमपिता परमेश्वर ने सब कुछ दिया, अच्छा रहन सहन, अच्छा परिवार, अच्छी शिक्षा, पैसे। तो हमारा कर्तव्य बनता था कि किसी भी प्राणी को रोड पे 600 किलोमीटर लोग पैदल चले हैं, हमारे लिए डूब के मर जाने वाली बात हो गई है ये। किसी वर्ल्ड के देश के अंदर, वर्ल्ड वर्ल्ड की किसी देश में इंसान की इतनी दुर्गति नहीं हुई है जो इस लॉकडाउन में हमारी कंट्री में हुई है। हमारे लिए डूब के मर जाने वाली बात है। किस लिए हमने उन लोगों को पैदल चलने दिया? ये हमारा, मैं तो सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपने आप को कैसे शीशा दिखाता हूँ कि हमारी ड्यूटी बन। 600 लोग बच्चों की लाशें लेके सड़कों पे चले हैं। हम कैसे इतने हार्डकोर हो गए कि हमने उनकी मदद नहीं की? हमें आगे बढ़ के सब कुछ बेच देना चाहिए था और उनके लिए हेल्प करनी चाहिए थी। भगवान न करे दुनिया में दोबारा ऐसे कभी हो जाए और नहीं मैं मदद करूं, तो शायद ईश्वर दोबारा ना भेजे कभी इस योनि में, मनुष्य योनि में। ये हमने बहुत बड़ा घिनौना अपराध किया। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की वॉर हुई थी, तब भी इंसान की इतनी दुर्गति नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई है मनुष्य की। भूखे बेचारे प्यासे, पाँव में छाले पड़ गए, खाने को नहीं थी रोटी, और पैदल चले हैं लोग 600 किलोमीटर। एनीवे, ये तो मैं सबको जतलाता ही रहूंगा हमेशा, क्योंकि आपको जान के गर्व होगा, वैसे मैंने कमी नहीं छोड़ी। हमारी संस्था के पास 2 बसेस हैं। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ, तुरंत हमने पुलिस को वो बसेस दे दी हमारी। और मैंने खुद पूरी पूरी रात बसेस चलाई इस लॉकडाउन के अंदर। 51 सीटर बसेस थी। लोगों को गुड़गांव बस अड्डे से लेकर फरीदाबाद बस अड्डा, किसी को मथुरा वृंदावन के पास कोसी कलां बॉर्डर पार करवाते थे, ताकि उनको पैदल मध्य प्रदेश तक ना जाना पड़े, तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस हम कवर करवा दें उनको। अनगिनत लोगों को खाना दिया, सड़कों के ऊपर भोजन उधार उठा उठा के, गाड़ियां भर भर के, ट्रकों के ट्रक, रोज हमने अनाज बांटा। खाना वितरण, पका हुआ भी और अनकुक्ड फूड भी वितरण किया। हमारे जो मेडिकल एड संस्था के अंदर काम करते हैं डॉक्टर्स, उनको ड्यूटी दी कि सड़क के ऊपर जाकर इनके इलाज करो। अनगिनत लोगों को एडमिशन दिया हमने, एडमिशन खुली छूट दे दी। जबकि प्रशासन ने हमारे खिलाफ एफआईआर भी कर दी हम्म। कि हमारी संस्था में सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया जा रहा है। हमने उसकी भी परवाह नहीं की। हमने कहा हम मर जाएंगे, लेकिन इंसान को सड़क पे नहीं मरने देंगे। आप लेके आओ एडमिशन जितना ला सकते हो। इतना बुरा हाल हो गया, हमारा इम्तिहान हो गया कि पुलिस वालों ने एक चाइनीज लड़की भर्ती करा दी। वो बेचारी 22 साल की लड़की थी, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी थी, और चाइना से इंडिया घूमने आई थी 6 महीने पहले। और बेचारी जयपुर चली गई राजस्थान में, राजस्थान में उसका रेप हो गया।
वो वहां से भाग के गुरुग्राम आ गई, पुलिस के हाथ लग गई। पुलिस ने बड़ी कोशिश की लेकिन वो कल्पित पकड़े नहीं गए, और वो लड़की वायलेंट हो गई, उसका एकदम ब्रेन ऐसे हो गया, पागल जैसी हो गई, चीजें तोड़ने लगी, गाली देती थी, मुंह स्क्रैच कर देती थी, इंग्लिश में बहुत चिल्लाती थी, पढ़ी लिखी थी, अच्छे घर की थी, बहुत सभ्य थी वैसे, उसकी बातों से लगता था, लेकिन एकदम से घृणा भाव में आ गई कि आपकी कंट्री में मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ और आप पकड़ भी नहीं रहे हो। इंटरनेशनल इश्यू बन गया। पुलिस वाले मिनिस्ट्री के योगदान से हमारी संस्था में आए, बोले सर आपकी आखिरी सहारा है, इसको संभाल लो, हमारी कंट्री की बड़ी बेइज्जती होगी, इंटरनेशनल इशू बन गया है, इसको ठीक भी कर दो, कहीं भी एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, इनफैक्ट शादरा के मेंटल होम में भी एक्सेप्ट नहीं हो रही है। तो हमारे यहाँ 2.5 महीने हो रही लॉकडाउन के दिनों में, लास्ट मंथ तक संस्था का बुरा हाल कर दिया, आधी रात को कूद गई, गांव में चले गई, सारा गांव इकट्ठा कर लिया, गांव वाले लठ लेके आ गए, बोले जी आप हमारे गांव में कोरोना ले आए। उधर से प्रशासन का फोन आ गया कि अगर गुरुग्राम में कोरोना आया तो आपकी संस्था से आएगा, हम एफआईआर कर देंगे आपके खिलाफ। हमने कहा हम तो मानवता निभा रहे हैं, आपको जो मन है सूली पे चढ़ा दो, हमारा हमारी आत्मा को पता है कि हमने देशभक्ति में किया है जो भी किया है। वो लड़की इतनी वायलेंट थी, फिर पुलिस वालों ने 4 हेड कांस्टेबल लड़कियां हमारे यहाँ परमानेंट छोड़ दी, कमांडो लेवल की। उनमें से एक के पेट में बच्चा था, वो चाइनीज लड़की ने, वो कुंफू मास्टर थी, वो इंडियन हेड कांस्टेबल के पेट में लात मार दी। वो बेचारी प्रेग्नेंट थी, तो हमने उसको फिर 15 दिन हॉस्पिटल में रखा। वो भगवान की दया से बड़ी मुश्किल से ठीक हो गई। तो पैर मार दिया कांच के दरवाजे में, अपना पैर काट लिया, अपनी रिस्ट काट ली, बोलती गर्दन काटूंगी, मेरे को भेजो, यहाँ नहीं रहना, आपकी कंट्री बहुत अच्छी नहीं है, मेरे साथ बुरा हाल किया, मेरा रेप किया। अल्टीमेटली हमने उसकी इतनी केयर की, बेचारी की परिवार की तरह रखा, और ऐसा भगवान जी का आशीर्वाद हुआ कि वो 100% ठीक होगी। माफ भी कर दिया उसने देश को, एक राइट मैसेज भी किया, एम्बेसी से उसका पासपोर्ट बनवा दिया, और बाइज्जत लास्ट मंथ वो अपनी कंट्री चाइना चली गई, और एक कंट्री का अच्छा मैसेज दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा था, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बच्चों का समय भी बहुत कीमती है, कि सेवा में कुछ बातें सीख ली मैंने, स्पेशली वृद्धों की सेवा, अनाथ लोगों की सेवा, विक्षिप्त लोगों की सेवा, ऐसे लोग जिनको कीड़े पड़े होते हैं, डेथ बेड पर होते हैं, बेड रिटर्न होते हैं, जीने का कोई सहारा नहीं होता। तो मैंने ये सीख लिया बहुत बड़ा लेसन, कि सेवा में ईश्वर का वास होता है, सेवा सर्वधर्मा है, सेवा नारायण सेवा है, नारायण पूजा है, और सेवा से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये शॉर्टकट पाथ है भगवान जी से कनेक्ट होने का। आपका ऑरा भी पॉजिटिव होता है, दुश्मन भी भाग जाते हैं, आपको नींद भी बड़ी अच्छी आती है। मैं 2 घंटे में 18 घंटे की नींद ले लेता हूँ, और साथ में आपके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और हमारी कंट्री में सेवा की सख्त जरूरत है, अभी भगवान जी ने प्रूव कर दिया। मैं बोलता ही जा रहा हूँ, बोलता ही जा रहा हूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करना चाहता हूँ। बच्चे आई एम श्योर सुन पा रहे होंगे ध्यान से, कि अभी भगवान जी ने साक्षात एक आकाशवाणी करके धमकी भरी वाणी से हम सबको जतला दिया है कि हे मनुष्य, तुम्हें खबरदार हो जाओ, तुम्हारी मेरे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन्होंने हम सबको कमरों में बंद कर दिया, सारे जानवर छोड़ दिए, बिना 5 पैसे लगे हुए, जो हमने खरबों बिलियन ट्रिलियन डॉलर लगा दिए अपनी ऑक्सीजन उजाड़ने में, जिसको हम ठीक नहीं कर सके। हमारी नदियां पोल्यूट कर दी हमने, भगवान जी ने बिना किसी 5 पैसे लगे हुए सब कुछ साफ सुथरा कर दिया, ऑक्सीजन और तारे भी वापस सिखा दिए। वो ये जतलाया है कि मनुष्य सुधर जाओ, मैंने तुम्हें किसी काम के लिए भेजा था कि हम सब मानव कल्याण, जीव जंतु और पर्यावरण की निस्वार्थ सेवा करें, जो नहीं हुआ। अब भगवान जी ने कहा कि करो या मरो, अगर करोगे तो दोबारा रुक जाओ, नहीं तो महाप्रलय तुरंत दोबारा निश्चित है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ओवर जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करें, महिला सशक्तिकरण पर कार्य करें, डिजीजेस को दूर करने के कार्य करें, स्टिंकिंग स्मेल, अनट्रीटेड वेस्ट, क्राइम, हंगर, पुवर्टी, बच्चों का भीख मांगना, वृद्ध लोगों को सड़कों से रेस्क्यू करना, नदियों को पोल्यूट होने से बचाना, और इसके अलावा जितने भी पेड़ पौधों को लगाना। गौशाला नहीं चला सकते तो कम से कम एक गौ माता को 1 बाल्टी पानी पिला दो रोज, उसमें तो कोई कोटी नहीं गिर जाएगी, इतनी जिम्मेदारी तो ले सकते हैं। 1000 पेड़ नहीं लगा सकते तो एक पौधा किसी को गिफ्ट कर दो अपने जन्मदिन पर। सड़क टूटी हो रही है, आपने पढ़ाई लिखाई की, किसी प्रशासन को आप लेटर नहीं लिख पा रहे, तो 5 लोग दोस्त इकट्ठे होकर ही एक बोरी सीमेंट खरीद लो, एक कट्टा वो खरीद लो रोड़ी,
उसको मिक्स करके सब लोग दोस्त बोलो चलो दोस्त आज पार्टी नहीं करेंगे, आज इस सड़क का गड्ढा भर देते हैं। ये छोटे छोटे काम करेंगे तो इसी में ही भगवान जी का वास होता है। और इन्हीं कामों के लिए हम सबको धरती पे भेजा गया है। पढ़ाई लिखाई बोनस है, इसको यूटिलाइज करना चाहिए और हम सबको अपनी कंट्री और मानव कल्याण के कार्य करने चाहिए। तो सॉरी मैं बोलता ही चला गया। आई एम नहीं श्योर। नहीं रवि जी, हम चाहते हैं आपसे कुछ और बातचीत करना, और ये वेबिनार हमने इसीलिए रखा है कि आपकी प्रेरणा से और लोग भी इस मानवता की सेवा में आगे आए। आपको शत शत नमन। और मैं चाहूंगी कि आप हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी प्रतिभागी हैं, आप उन्हें ये बताइए, क्योंकि जब भी हम किसी भी रास्ते पे चलते हैं तो सबसे पहले हम अकेले चलते हैं, हमें विरोध सहना पड़ता है, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो समाज का हो। और जब समाज देखता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो एक से एक बढ़ते बढ़ते हम हजार हो जाते हैं। तो आपके बारे में मुझे तो पता है, पर आप थोड़ा सा संक्षेप में अपनी जीवन यात्रा के बारे में भी हमें बताएं कि किस तरह से आपने अपने परिवार का विरोध पहले शुरू में सहा था और अब आपका परिवार आपके साथ सहयोग दे रहा है, किस तरह से जहां आपका पहले था वहां पे लोग आपसे विरोध करते थे और अब सब आपके साथ मिल के कम से कम खड़े हैं। इस बात को जी हम आपके मुंह से जानना चाहेंगे। जी जरूर रुचिरा जी। मैं अपने बारे में बताते हुए इनफैक्ट जब कभी आज से हम बात करें 8 महीने और अभी क्या हुआ कि मैं अपने बच्चों से ऑलमोस्ट 12 साल के बाद मिला। तो अब बेटा भी मिलने आता है। वो मैंने उसका एडमिशन करा दिया, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में पढ़ता है, वहाँ साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी परस्यू कर रहा है। तो वो अभी इंडिया आया हुआ था, 8 महीने पहले की बात है। तो बोला कि डैड मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रभावित रहता हूँ और मैं आपके ऊपर एक किताब लिखना चाहता हूँ। तो बोला 400 पन्नों की मोटी किताब है, तो मेरे को आपसे बहुत सारी कन्फेशंस चाहिए। तो आप मुझे अपनी जीवन शैली और कैसे आपका स्ट्रगल रहा, या क्या आपकी क्वालिफिकेशंस थी, या नेगेटिव प्लस माइनस सब बताइए, ताकि मैं उसी हिसाब से अपना माइंड फ्रेम करूँगा। तो फिर जब उसने कन्फेशन बोल दिया तो बेटे के सामने, तो कन्फेशन करना, या तो कुछ नहीं बताऊं तो बताऊं तो फिर बेटा सब सुन लो, फिर डिसीजन ले लेना। तो मैं भावुकता में उसको बहुत कुछ बता गया। तो जब बताया तो 1 हफ्ते तक उसका फोन भी नहीं आया। तो मैं डर गया, उनका अरे बाप रे, तो हाथ से निकल गया, अब कभी मेरे से बात भी नहीं करेगा। तो उस क्रम में मैंने उसको बता दिया था कि मेरी क्वालिफिकेशन बिल्कुल जीरो है, कि कैसे मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर सका एकेडमिकली। लेकिन मैंने बड़ी मेहनत की और अर्ली 80s में मैं स्पाई था। उसको बताना पड़ा कि साउथ कोरिया के लिए काम करता था अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। 42 कंट्रीज नहीं, मैं 48 कंट्रीज ट्रेवल कर चुका हूँ, ये बताया। यूएस आर्मी के साथ वॉर जोन में काम किया। इराक और अफगानिस्तान की जंग मैंने अपनी आंखों से देखी। 3 सिविल वॉर देखी मैंने। बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे इन बिटवीन। पढ़ाई लिखाई में तो इतनी बुरी हालत थी कि कोई इंग्लिश बोल दे तो 10। एम आई एडोबियन, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। यस सर, यस सर। अच्छा। तो सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी, अब सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। तो बड़ी मेहनत से अपने जीवन के सारे लक्ष्य अचीव किए और बहुत पैसे कमाए। जब पैसे कमाए तो बहुत अमीर हो गया। जब अमीर हो गया तो बहुत दुखी हो गया। दुखी हो गया तो दुख दर्द दिखने शुरू हो गए। तो फिर दिल्ली में एक वोट देख लिया, गरीब बच्चे को और एक कुत्ते को कचरा खाते हुए, और फ्लिक्शन ऑफ सेकंड में अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया और सीधा शमशान जाकर जल्दी चिता से राख उठाकर अपनी मुंह पर मल ली और आने वाले 10 जन्म भी सेवा में दे दिए। तो इजी नहीं था। स्टार्टिंग में लोगों ने बिलीव नहीं किया, बहुत घिनौने इल्ज़ाम लग गए। किसी ने किडनी रैकेट इल्ज़ाम लगा दिया, किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग, किसी ने लैंड ग्रैबिंग, किसी ने सड़कों से लाके लोगों का हनन, जो जिसका मन करता था बोल देता था।
लेकिन डटे रहे। जैसे मैम बोल रही थी कि लोगों का विश्वास बनाना बड़ा मुश्किल होता है और लोग विश्वास नहीं करते हैं शुरू में सेवा को, लेकिन ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि अगर आप भगवान जी को हाजिर नवाजी मानते हुए अपना अर्जुन का बाण सेवा की तरफ साधेंगे तो नेचुरल फोर्सेस आपको साक्षात आके हेल्प करती हैं और आपको स्ट्रेंथ करती हैं। वही बातें हमारे साथ हुई। स्टार्टिंग में प्रशासन ने, पुलिस ने, परिवार ने बहुत जबरदस्त इम्तिहान लिए, परिवार टूट गया और बच्चों को देखा ही नहीं, 12 साल राजा दशरथ की सजा लग गई। लेकिन डटे रहे सेवा के अंदर, लोगों को रेस्क्यू करते रहे, उनको सहारा देते रहे। 65,000 से ज्यादा लोगों को सड़कों से बचा लिया, उनके परिवार ढूंढे, कस्बा, आदिवासी इलाका उनको छोड़ के आते थे। तो धीरे 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 जिम्मेवारी भी बन गई, लोग भी जुड़ गए और बच्चे भी वापस आ गए। आज बच्चे बहुत इज्जत करते हैं। बेटा किताब लिख रहा है मेरे ऊपर और उसने बोला कि डैड मैंने आपकी सारी कन्फेशन सुन के अपनी किताब का टाइटल ढूंढ लिया। बताएं आपको उसने क्या टाइटल दिया है? हेलो, ये सर, ये सर। आप सबको बताएं क्या टाइटल दे रहा है हमारा बेटा किताब के लिए? नहीं सर, आप बताएं। वो उसने टाइटल दिया है माई मिस्टीरियस डैड ऑन गॉड्स मिशन। अमेजिंग सर, अमेजिंग। तो और क्या चाहिए लाइफ में, पुग गए। तो समझ में आ गया कि सेवा सर्वधर्मा, सेवा में ईश्वर का वास है और हम सबको सेवा के लिए ही धरती पर भेजा गया है और ये हम सबका परम कर्तव्य बनता है। पढ़ाई लिखाई करें, उसको बोनस मिले। एक चीज और बता दूं वार्न करते हुए, अब अभी जितनी मर्जी पढ़ाई लिखाई हम सब कर लेंगे ना, जॉब्स की बहुत बुरी हालत है इस समय। एक मैंने शायद आपकी कॉलेज में भी 3 साल पहले बताया था कि जॉब्स की कितनी बुरी हालत आएगी। आज वो समय आ रहा है। मैं आपको डिप्रेशन में नहीं ला रहा, बट सच बता रहा हूँ। ये शायद कॉलेज एडमिन चाहेगा नहीं कि मैं ये बात बताऊं, बट प्लीज अलाउ मी। मैं डिप्रेशन में नहीं या बच्चों को नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, एक सच्चाई बता के चाहता हूँ कि वो उस जंगल को, कांटे वाले रास्ते को काट लें किसी तरीके से। वो बात ये है, अभी हमारी संस्था के अंदर जो एनजीओ है, जो कि कमर्शियल जोन है ही नहीं, इतना स्कोप भी नहीं है लाइफ के अंदर आगे, फिर भी हमारी संस्था में अभी एक एमबीए पास लड़के ने जॉब ज्वाइन किया है। और आप हैरान हो जाओगे उसकी क्वालिफिकेशन क्या है पता है? उसकी उसने पहले तो बता दो जॉब कौन सी ली है, ड्राइवर की जॉब अप्लाई किया है और हमने उसको जॉब दे दी। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है पता है? पूछो क्या है कोई? हाँ जी सर, बताइए क्या क्वालिफिकेशन है। उसकी क्वालिफिकेशन है एमबीए पास। एंड ही इज तो अप्लाइंग आप, फॉर अ ड्राइवर। यस मैडम, हाँ यस गुड़िया जी, पता है दैट्स इतना बुरा हाल शॉकिंग हो गया सर। कंट्री में। बट मैं आपको किसी और चीज की तरफ पॉजिटिविटी के लिए कॉर्नर करना चाह रहा हूँ। वो ये है नथिंग बियॉन्ड सेवा, नथिंग बियॉन्ड सेवा। अगर आज ये वो या कोई रास्ता सेवा को चुन लेते ना, उसमें ईश्वर का वास होता है और एक सोशल एंटरप्रेन्योर का दर्जा भी आप उसको दे सकते हो एक मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। और उसमें जरूरी नहीं है कि जैसे वृद्धों की सेवा या आप सड़कों पे आ जाओ, पागल हो जाओ और अपना सब कुछ बलिदान दे दो। आप उसको कमर्शियली भी अडॉप्ट कर सकते हो। जैसे हॉस्पिटल्स चलते हैं, फोर्टिस, अपोलो, ये सब में भी तो जाते हो ना एडमिशन कराने, जब घर में कोई बीमार होता है और बोल देते हैं सब कि घर बिक जाए बस हमारे माता पिता को या भाई बहन को बचा लो जो बीमार है। तो ऐसे ही क्रम के अंदर आप सेवा को एज ए बिजनेस भी अडॉप्ट कर सकते हो पढ़ाई लिखाई पूरी करके। वो करने की कोशिश करना। बहुत सारे मानवता से रिलेटेड काम बहुत सारे हैं, जैसे कि ट्रैफिक हैजर्ड्स पे काम करो, कोई काम नहीं कर रहा उसके ऊपर हमारी कंट्री में। आप वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करो, पढ़ाई लिखाई करके है हिम्मत तो आ जाना। अखबारों में ही चेक कर लेना, टेंडर निकलते हैं 200 करोड़ से लेकर 1,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट के टेंडर निकलते हैं। आपने पढ़ाई लिखाई करी है, उठाओ टेंडर, करके दिखाओ बड़ा काम वेस्ट मैनेजमेंट पे। ये भी हाजिरी भगवान को लगती है। वेस्ट मैनेजमेंट का एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम होता है। नदियों को बचाओ पोल्यूट होने से। बच्चों के लिए ये रेस्क्यू होम चलाओ। महिलाओं के लिए जो डिप्राइव्ड हैं, विक्टिमाइज हैं, अब्यूज हैं, रेप विक्टिम हैं, जली हुई हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, उनको सहारा देने के लिए कोई रिहेबिलिटेशन होम शुरू करो। उसके साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल चलाओ एंड मेक मनी एंड डू चैरिटी। दोनों का मिक्सचर करो। यू विल मिंट मनी एंड यू विल बी लाइक इन अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स।
from the Lord Almighty. तो मेरी ये विश है आप सबके लिए, आपके पूरे कॉलेज के लिए, जितने बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, और भगवान करे आप सब खूब लाइफ में फलो फूलो और देश को भी अच्छा बनाओ। थैंक यू फॉर योर काइंड। तो रुचिरा मैम जी प्रेजेंट हैं शायद? सर मैं पूरी एनएसएस टीम की तरफ से डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल, श्री रवि कालरा जी का आपने अपना कीमती समय निकालने के लिए आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। सत्र वास्तव में विचारशील एवं समृद्ध था। मैं हमारे आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर शिव कुमार सहदेव का धन्यवाद करती हूँ, जो निरंतर सहयोग करते रहते हैं और हमें काफ़ी प्रोत्साहन देते रहते हैं। धन्यवाद सर। मैं अपनी असाधारण प्रेरणा, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना समिति की संयोजिका डॉक्टर रुचिरा ढींगरा को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद मैम। अंत में मैं यहाँ उपस्थित लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक बार फिर मैं आप सभी जनों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद देती हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। मनीषा मैम, आप कृपा करके फीडबैक फॉर्म चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि सभी उपस्थित यहाँ पे सभी लोग उसे भर सकें। जी मैम। थैंक यू फॉर योर काइंडनेस जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। दोबारा जल्दी भेंट होएगी। थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच सर, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहा है। थैंक यू सो मच।